हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डिलीवर। जो आप अभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छे ढंग से आप तैयारी करते रहिए। उसके लिए जो है हम लोग आपका जो क्लास 10th का जो है उसका बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर जो है उसको हम लोग आज करने वाले हैं। जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं और ये 5 मार्क्स जो होता है वो बहुत आसान होता है। आप 5 मार्क्स जो है इसमें आसानी से उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आवर इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट क्या होता है? तो इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। यानी जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो सभी मिलाकर के इन्वायरमेंट बनाते हैं जो ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, जो ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करते हैं, यानी जो ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर लिविंग कंपोनेंट की हम बात करें तो लिविंग एलिमेंट्स आर द प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, फिशरी एंड बर्ड्स जिसमें लाइफ है, दैट इज कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट। एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स आर द एबायोटिक, इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट एंड रॉक्स। दिस टुगेदर मेक्स द इन्वायरमेंट। ये सभी मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब इस इन्वायरमेंट में हमारा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम जो है इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इकोसिस्टम टर्म को ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट सर एजी टांसले ने क्वाइन किया था। ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट सर एजी टांसले, इनका पूरा नाम है सर आर्थर जॉर्ज टांसले, क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम इन 1935। इकोसिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज इकोलॉजिकल सिस्टम। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ आवर इन्वायरमेंट which consist of distinct biotic community and abiotic community. Abiotic community वही living community है, physical factors such as air, water, soil, sunlight, etc. both interacting and exchanging materials between them together makes the ecosystem, living and non-living components. So the components of ecosystem are two components, biotic components and abiotic components. यानी इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट्स है। एक को हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक को हम लोग जैव कारक यानी लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम बोलते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम लोग नॉन लिविंग सिस्टम यानी अजैव कारक, जिसको हम लोग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम बोलते हैं। यानी हमारा इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट्स है, लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स में प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। यही तीन चीज जो है वो जो धरती पर जीवित है। प्लांट्स है लिविंग, एनिमल्स है लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लिविंग। प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर बनाता है, वही हमारे इस अर्थ पर एनर्जी को यूटिलाइज करके सनलाइट को लेकर के और CO2 और वाटर के प्रेजेंस से फूड बनाता है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और वही जो है एनर्जी यहाँ पर लाता है। प्रोड्यूसर वो कहलाता है ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर। जो बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट्स है वो प्रोड्यूसर्स है। जो एनिमल्स है वो आपका कंज्यूमर है, वो कंज्यूम करता है, वो प्लांट पर डिपेंडेंट है। और बाकी जो बायोटिक कंपोनेंट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका रोल है डिकम्पोजर का। वो डिकम्पोज करता है और रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल में मदद करता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होता है, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होता है हमारे इकोसिस्टम का, उसमें एयर है, वाटर है, सॉइल है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, पीएच है, एक्सेट्रा, जिसमें लाइफ नहीं है। फॉर ये लाइफ नहीं है एयर और वाटर में, लेकिन लाइफ सस्टेन करे इस इकोसिस्टम में, इसके लिए जरूरी है कि हमको यहाँ पर एयर भी मिले, वाटर भी मिले और सॉइल भी मिले। तो जब लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं तो वो इकोसिस्टम बनाते हैं। और इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर है। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर, एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स। उसमें 3 तरह के कंज्यूमर होते हैं, एक प्राइमरी कंज्यूमर, एक सेकेंडरी कंज्यूमर और एक टर्सरी कंज्यूमर। और जो डिकम्पोजर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो जो भी थिंग्स है जो उसको बायोडिग्रेडेबल तरीके से, बायोलॉजिकल तरीके से डिकम्पोज करता है और फिर रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल में मदद करता है। तो बायोटिक कंपोनेंट का प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स प्रोड्यूसर है, एनिमल्स कंज्यूमर है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोजर है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को हम लोग देखते हैं।
तो इकोसिस्टम जहाँ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरेक्ट टुगेदर टू शेयर द रिसोर्सेज इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो होता है वो दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, एक है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल जो होता है वो प्रकृति में नेचर के द्वारा गिफ्टेड है, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम को डिफाइन किया गया है कि सच टाइप ऑफ इकोसिस्टम विच ऑपरेट इन नेचर बाय देमसेल्व्स, अपने आप ऑपरेट होता है। सच टाइप ऑफ इकोसिस्टम विच ऑपरेट इन नेचर बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस इज कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम। बिना ह्यूमन का इंटरफेरेंस के बिना ही वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। यानी नेचुरल इकोसिस्टम जो है लैंड बेस्ड इकोसिस्टम को हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं, और जो वाटर बेस्ड इकोसिस्टम होता है उसको हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड घास का जो होता है वो इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल है, लैंड पर है, डेजर्ट है, माउंटेन है। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल है रिवर इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम। ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। फ्रेश वाटर जो कि ताज़ा पानी होता है, फ्रेश वाटर जिसको हम यूज करते हैं पीने में। और सी और ओशियन, सी इकोसिस्टम और ओशियन इकोसिस्टम जो है वो मेरीन इकोसिस्टम है, वो मेरीन है, वो समुद्री है, सॉल्टी है, उस सॉल्टी वाटर होता है, तो मेरीन इकोसिस्टम उसको हम लोग बोलते हैं। तो दो तरह का नेचुरल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, यानी लैंड बेस्ड और वाटर बेस्ड। जब मैन मेड इकोसिस्टम जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि दोज इकोसिस्टम विच आर मेंटेन ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड ऑपरेट इन नेचर आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण ऑपरेट होता है और मनुष्य द्वारा बनाया गया उसको हम आर्टिफिशियल या मैन मेड बोलते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल आपका बहुत अच्छा एग्जांपल आपका क्रॉप फील्ड है, जिसको हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड में बोलते हैं। क्रॉप फील्ड, खेती करने के बाद जो पानी बचा रहता है उसमें भी बहुत सारे जीव जंतु ग्रो करते हैं, लाइफ उसमें भी होता है। गार्डन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, बगीचा जो है, पार्क है, एक्वेरियम है, यह एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और मैन मेड इकोसिस्टम का एक्वेरियम है, पार्क है, जू है, गार्डन है, आपका पोल्ट्री फार्म्स है। ये सब जो है आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। परीक्षाओं में अक्सर आता है कि गिव टू एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो बताएंगे गार्डन, पार्क, जू, एक्वेरियम, और दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। एक क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आजकल सीबीएसई के द्वारा पूछा जा रहा है कि वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स। पॉन्ड और लेक्स को हम लोग रेगुलर क्लीन नहीं करते, बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन, एक्सप्लेन व्हाई। लेकिन हम एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है क्योंकि एक्वेरियम में कोई डिकम्पोजर नहीं होता है। नेचुरल जो पॉन्ड है या बाकी जो अदर लेक है, जो इकोसिस्टम है, उसमें डिकम्पोजर होता है। वो सामान्य तरीके से जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको डिकम्पोज कर देता है, लेकिन एक्वेरियम में कोई डिकम्पोजर, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है। इसलिए तो वही आंसर है कि एक्वेरियम इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, इनकम्प्लीट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्योंकि मैन के द्वारा बनाया गया, ह्यूमन मेड है, तो सो एक्वेरियम इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मींस डिकम्पोजर्स एब्सेंट, इसलिए इनकम्प्लीट बोला। अगर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर तीनों होता तो वो एक मामले में कंप्लीट इकोसिस्टम होता, लेकिन यहाँ पर आपका डिकम्पोजर नहीं है। इन एक्वेरियम द अनईटन फूड, जो भी भोजन आपने मछली को डाला उसने नहीं खाया, कुछ बच गया, एज वेल एज वेस्ट जनरेटेड बाय द फिशेस मिक्सेस विथ द वाटर एंड इज लेफ्ट अनट्रीटेड ड्यू टू द लैक ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वहां नहीं है, इसकी कमी के कारण जो भी भोजन बच गया है या जो फिशेस जो वहां ग्रो कर रहे हैं उनके द्वारा जो वेस्ट जनरेट किया गया है वो अनट्रीटेड ऐसे ही रह जाएगा और वो सड़ेगा तो बेकार हो जाएगा। इसलिए एंड इज लेफ्ट अनट्रीटेड ड्यू टू द लैक ऑफ डिकम्पोजर्स, द वेस्ट मटेरियल दस एक्यूमुलेट, जमा होगा इन द वाटर मेकिंग इट टॉक्सिक, उसको हार्मफुल बना देगा और उसको जहरीला बना देगा। हेंस
एन एक्वेरियम हैज टू बी क्लीन, तो हम लोग समय समय पर उसको साफ करते हैं, उसका पानी बदलते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हम लोग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम अभी किए। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो होता है उसका क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो इकोसिस्टम में मेन रूप से 3 पार्ट्स है, जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर्स है। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, बिकॉज उनके पास जो है क्लोरोफिल होता है, दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द फूड, दे कैन सिंथेसाइज, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, उनको हम लोग ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। कंज्यूमर्स जो होता है वो एनिमल्स होते हैं, वो प्लांट पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। और डिकम्पोजर जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो वेस्ट मटेरियल को बायोडिग्रेडेबल तरीके से डिकम्पोज करवाते हैं और रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, डिकम्पोजर का काम करते हैं। तो जो प्रोड्यूसर है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस और सिंथेसाइजेज फूड इन एन इकोसिस्टम इज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। For example, green plants are the producers. Blue-green algae also have a chlorophyll. They are called cyanobacteria. They are also the producer. And various types of algae has the ability to produce or synthesize the food. So they are called producer. Green plants autotrophic होते हैं, ये producer का रोल अदा करते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम में कंज्यूमर है। कंज्यूमर्स में हेट्रोट्रॉपिक उनको हम लोग बोलते हैं, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट on their food on the plants. Those living organisms which are dependent on other living organisms to fulfill their food demands or requirements are called consumers. Consumers जो है वो सारे एनिमल्स कंज्यूमर्स होते हैं। दे आर डिवाइडेड टू 3 कैटेगरीज। कंज्यूमर्स की अगर आप लोग बात करें तो उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स को हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट को ईट करते हैं, ये बिल्कुल शाकाहारी है, हार्बीवोर्स है। These organisms इट्स प्लांट बेस्ड डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट को खाते हैं, प्लांट के डाइट को लेते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड द हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल है काऊ है, गॉट है, डियर है, ये सब प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। उसके बाद है कार्निवोर्स, जिसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं। ये कंज्यूमर का कैटेगरी है सेकेंडरी कंज्यूमर। कार्निवोर्स मीट ईटिंग एनिमल्स होता है, ऑर्गेनिज्म हु इट्स एनिमल बेस्ड डाइट, दैट इज मीट या फ्लेश को जो खाता है, मांस को खाने वाला कार्निवोरस मांसाहारी कहलाता है। एग्जाम्पल है लायन, टाइगर, ईगल, ये सब जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं और ये फ्लेश या मीट ईटर होते हैं। उसके बाद ये ओमनिवोरस भी होता है, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों प्रोडक्ट को खाता है, और ये सेकेंडरी या टर्सरी कंज्यूमर होता है। तो ओमनिवोरस में ऑर्गेनिज्म हु इट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड डाइट आर कॉल्ड ओमनिवोरस। एग्जाम्पल ह्यूमन है, बहुत लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। क्रो जो है वो कौवा को रोटी भी मिलता है तो खाता है, मांस भी खाता है। डॉग भी वैसे ही है, वो ओमनिवोरस है। कैट भी ओमनिवोरस है, माइना ओमनिवोरस है। तो ये सब जो है आपका ओमनिवोरस के एग्जाम्पल में, ये हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, ये कंज्यूमर्स के 3 कैटेगरी है। उसके बाद जो है वो डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स बिकॉज दे आर सैप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये मरे हुए और मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, डिकम्पोजर्स हैं। एग्जाम्पल है इसका जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द डिकम्पोजर्स, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं। अगर एक फूड चेन की हम लोग बात करें तो ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है। तो ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, वो एनर्जी लेकर के प्रोड्यूस करता है, फूड बनाता है, उसको ग्रास हॉपर खा जाता है, वो प्राइमरी कंज्यूमर है, वो एक हार्बीवोर से प्लांट को खाता है। स्नेक जो है वो ग्रासहॉपर को खा जाता है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो कार्निवोरस है। और स्नेक को जो है ईगल खा जाता है, वो टर्सरी कंज्यूमर है। वो इस तरह से एक फूड चेन में प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। फूड चेन अब हम लोग देखते हैं। फूड चेन जो है वो इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Food chain is a linear series of organisms which represents the various sequence in which a particular organism eat the other organism and becomes a source of food for the other in an ecosystem. तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, वो उसको फूड प्रोवाइड करता है, और एक लीनियर सीरीज या सीक्वेंस चलता है, उसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं। फूड चेन में
जैसे कि एग्जाम्पल है प्लांट को डियर खाया, डियर को लायन खाया, तो प्लांट से एनर्जी ट्रांसफर हुआ डियर पर, डियर से फिर एनर्जी ट्रांसफर हुआ लायन पर। उसी तरह फ्लावर है, फ्लावर को फ्लाइज ने लिया प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में, उसको फ्रॉग खा गया सेकेंडरी कंज्यूमर, फ्रॉग को स्नेक खा गया टर्सरी कंज्यूमर, स्नेक को ईगल खा गया जो है क्वाटरनरी कंज्यूमर हुआ टॉप लेवल का। उसी तरह फ्लावर है, फ्लावर को स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस को बर्ड्स। ये इस तरह से फूड चेन में वन ऑर्गेनिज्म इट्स द अदर ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसफर द एनर्जी फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये श्रृंखला बनता है, एक लीनियर चेन बनता है, इसको हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन में देयर आर वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, बहुत सारे स्टेज होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिनको हम लोग ट्रॉपिक लेवल और एनर्जी लेवल कहते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। इट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which occupies in a food chain। फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म एक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है कि इसके बाद ये इसके बाद ये, उसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल या एनर्जी लेवल कहते हैं। ईच लिंक और स्टेप्स इन ए फूड चेन रिप्रेजेंट्स ट्रॉपिक लेवल और एनर्जी लेवल। स्टेप्स जो है रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिक लेवल को या एनर्जी लेवल को। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल होता है। और प्रोड्यूसर होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उसका प्राइमरी कंज्यूमर, उसका सेकेंडरी कंज्यूमर, उसका टर्सरी कंज्यूमर, उसका क्वाटरनरी कंज्यूमर। ये 5 ट्रॉपिक लेवल है। और एक फूड चेन में जो है वो बहुत ही लिमिटेड ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, 5 या से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होते हैं। बिकॉज इसके कारण ये है कि फॉर दैट उसके बाद जो है नो मोर एनर्जी लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट लेवल। एनर्जी बहुत ज़्यादा बच नहीं पाता है। वो आगे हम लोग देखेंगे कि जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वो जो है आपको 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। अभी हम लोग देखते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का। तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होते होते लास्ट में एनर्जी बहुत ज़्यादा बचता नहीं है, तो इसलिए एक लिमिटेड लेवल ही होते हैं फूड चेन में, क्योंकि उसके बाद एनर्जी बचता ही नहीं है कि दूसरा अगर कोई खाएगा तो उसको एनर्जी मिलेगा। तो इसलिए देयर आर लिमिटेड लेवल ऑफ एनर्जी लेवल्स इन ए फूड चेन, आइदर 4 और 5 लेवल ही होते हैं। जो एक्वेटिक फूड चेन है उसमें आप फाइटोप्लैंक्टन को देखते हैं। फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल प्लांट होते हैं जो प्रोड्यूसर का रोल अदा करते हैं। उनको कुछ स्मॉल एनिमल्स खा जाते हैं जिसको हम लोग जूप्लैंक्टन कहते हैं, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है। जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस खा जाती है जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, और स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस खा जाती है जो कि आपका टर्सरी कंज्यूमर है। और जैसा हमने बताया कि फूड चेन में एनर्जी 10% ही ट्रांसफर होता है, उसको 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं। सो दिस लॉ ऑफ 10% लॉ वाज गिवन बाय रेमंड्स लिंडरमैन। रेमंड्स लिंडरमैन के द्वारा दिया गया था 1942 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। ये कहता है कि अगर फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खा रहा है तो फाइटोप्लैंक्टन से 10% एनर्जी जूप्लैंक्टन को ट्रांसफर होगा नेक्स्ट लेवल में। फिर जूप्लैंक्टन से स्मॉल फिश को 10% ट्रांसफर होगा। नहीं, इसके पास 100 जूल मान एनर्जी है तो इसको 10 जूल मिलेगा स्मॉल फिश को। स्मॉल फिश के पास 10 जूल है तो बिग फिश को 1 जूल मिलेगा। तो कहाँ ज्यादा एनर्जी बच रहा है कि नेक्स्ट लेवल की बात आएगी। इसलिए इन ए फूड चेन देयर आर लिमिटेड लेवल्स प्रेजेंट, because for that after that no more energy left for the next level। अब 1% का उसको 10% 0.1 मिलेगा, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी तो मिलेगा नहीं, तो उससे एनर्जी बचता नहीं है। इसलिए लिमिटेड लेवल ही होते हैं एक फूड चेन में। फूड चेन जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये रिवर्स नहीं होगा, ये यूनिट डायरेक्शनल है, एक ही दिशा में जाएगा। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को, कंज्यूमर से आगे बढ़ता जाएगा। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और उसके बाद टॉप कार्निवोरस आते हैं जो क्वाटरनरी कंज्यूमर बनाते हैं। तो ये यूनिडायरेक्शनल ही मूव करता है। हम लोगों ने देखा कि फूड चेन में 10% एनर्जी लॉ काम करता है कि एक फूड चेन में जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, यानी एक ट्रॉपिक लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं उससे दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसी को 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए ये कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो टोटल सनलाइट जो अर्थ पर आता है उसका मात्र 1% यूज करता है। यहां पर भी हमें लिखा है कि अगर सनलाइट से सोलर एनर्जी जो होता है
वो प्लांट को सिर्फ 1% मिलता है, और 99% जो एनर्जी है वो रिवर्ट बैक यानी वातावरण में वापस लौट जाता है, वो टकरा करके वापस चला जाता है, हीट लॉस होता है, बेकार हो जाता है। प्लांट सिर्फ 1% यूज करता है, ये बात याद रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्लांट टोटल सोलर एनर्जी का सिर्फ 1% यूज करता है, ओनली 1%। यह लिखा हुआ द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जमीन पर जो लैंड पर है, कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन दियर लीव्स। प्लांट के पत्तियों पर जो सनलाइट जो गिरता है, सोलर एनर्जी, उसका 1% वो एब्जॉर्ब करता है या लेता है, और उसका यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा जो है वो फूड एनर्जी बनाता है, वो केमिकल एनर्जी सिंथेसाइज करता है, जिससे वो अपना भी काम चलाता है, और उसका 10% ईच एंड एवरी लेवल में वो ट्रांसफर करता है। फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी। यहां पर भी वही है कि 1% यूज किया प्लांट, और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा फूड एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील किया और उसको भोजन बनाया, 1% यूज किया। यहां भी देख रहे हैं अगर 200 किलो जूल अगर सोलर एनर्जी आ रहा है तो उसका 1% यानी 2 किलो जूल जो है आपको सिर्फ प्लांट यूज करेगा। बाकी जो है आपका 198 किलो जूल यानी 198 किलो जूल जो है वो वातावरण में लॉस हो जाएगा, वापस चला जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। इस 1% को यूज करके प्लांट जो अपना भोजन सिंथेसाइज करेगा, अपना काम करेगा, और 10% ईच एंड एवरी लेवल में वो ट्रांसफर करेगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि प्लांट को अगर गॉड खाया और गॉड को अगर लायन खाया तो ये ट्रॉपिक लेवल 1 है, ये ट्रॉपिक लेवल 2 है, ये ट्रॉपिक लेवल 3 है, और इसमें एनर्जी का ट्रांसफर जो है 10% होगा। अगर प्लांट के पास 3000 किलो जूल है तो उसका 10% वो गॉड को देगा, यानी 3000 का 10% जो है वो 300 किलो जूल हुआ, एक जीरो आपका कट जाएगा, और 300 किलो जूल जो है 10% ट्रांसफर होगा गॉड के पास। गॉड का जो 300 किलो जूल है उसका 90% गॉड यूज करेगी, कुछ एनर्जी वातावरण में लॉस भी होगा, हीट लॉस होगा, और बाकी 10% ट्रांसफर होगा। 90% यूज होने के बाद 10% 300 किलो जूल का 30 किलो जूल जो है आपका 10% एक जीरो कम करते जाएंगे आप, और इधर आपको वापस होना होगा तो फिर एक जीरो यहां बढ़ जाएगा, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो 300 को 10 से डिवाइड किया आप तो वो जीरो एक कट गया 30 किलो जूल, और 30 किलो जूल अगर ये रिवर्ट जाएगा तो फिर 300 किलो जूल होगा, क्योंकि 10% ही एक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है। वही लिंडमैन का 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है जो उन्होंने दिया है कि 3000 किलो जूल का 10% 300 किलो जूल गॉड को मिलेगा। इसीलिए गॉड की संख्या ज्यादा है लाइन के तुलना में, क्योंकि वो एनर्जी फिर ट्रांसफर करेगी लाइन को, लाइन इसका 10% 300 किलो जूल लेगा। उसी तरह यहाँ क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ कि इन द फॉलोइंग फूड चेन प्रोड्यूसर हैव 6000 जूल। इसको समझ लीजिए आप, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। 600 जूल प्रोड्यूसर के पास एनर्जी है। हाउ मच एनर्जी विल बी एट टर्शियरी कंज्यूमर, तो टर्शियरी कंज्यूमर के पास कितना एनर्जी होगा। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर फ्लावर है, फ्लावर को फ्लाइज बटरफ्लाई वगैरह उन्होंने रस लिया, नेक्टर लिया, खाया। उसके बाद फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नेक खाया, स्नेक को ईगल खाया। तो ये ट्रॉपिक लेवल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये फ्लावर जो है वो प्रोड्यूसर है। प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो बटरफ्लाइज है, फ्लाइज है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो फ्रॉग है उसको खा रहा है, और फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, वो टर्शियरी कंज्यूमर है। और स्नेक को टॉप लेवल का ईगल खा गया, वो क्वाटरनरी कंज्यूमर है, क्वाटरनरी चौथे लेवल का है। तो इस तरह से जो है आपका 6000 जूल जो है यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोड्यूसर के पास एनर्जी है। 6000 का 10% जो है वो फ्लाइज के पास जाएगा, यानी बटरफ्लाई के पास जाएगा। तो 6000 का 10% जो है आपका 600 जूल हुआ, एक जीरो आप घटा दीजिए। 600 जूल का 10% जो है वो 60 जूल हुआ, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर यानी फ्रॉग के पास जाएगा। और 60 जूल का 10% जो है वो 6 जूल होगा, एक जीरो घट जाएगा, जो कि टर्शियरी कंज्यूमर स्नेक के पास जाएगा। जो आपका यहाँ क्वेश्चन का पूछा था कि टर्शियरी कंज्यूमर के पास कितना, 6000 जूल का 10% 6 जूल बचेगा। ये 10% बटेगा, तो 6000 का 10% 600 जूल प्राइमरी कंज्यूमर 10% ट्रांसफर कर रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर को 60 जूल, 600 का 10% 60 जूल, 60 जूल का 10% 6 जूल, एक जीरो घट जाएगा। 6 जूल जो है वो टर्शियरी कंज्यूमर के पास जाएगा, जो कि एनर्जी ट्रांसफर होगा ईच एंड एवरी लेवल में 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होगा। 6000 का 10% 600 जूल ये देगा। बाकी जो है आपका इसका जो है
वो एनर्जी ये खुद यूज करेगा, अपने लिए भी भोजन बनाया है तो अपने भी काम करेगा, अपने सारा वो ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, एक्सक्रीट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, वो अपने लाइफ प्रोसेस में यूज करेगा। कुछ एनर्जी वातावरण में हीट लॉस भी होगा और 10% ही नेक्स्ट लेवल में वो ट्रांसफर करेगा, यानी 6000 का 10% यानी 600 जूल वो ट्रांसफर करेगा। और ये 600 जूल का 10% यानी 60 जूल ट्रांसफर होगा। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टर्सरी कंज्यूमर टीसी उसका 10% यानी 60 जूल का 10% 6 जूल वो प्राप्त करेगा। तो 6000 जूल का 6 जूल टर्सरी कंज्यूमर को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही लिखा है, वो थोड़ा पलट गया, अब यहां पर दिया, अब इधर आपको निकालना है। इन द फॉलोइंग फूड चेन फ्रॉग हैव, अब यहां फ्रॉग के पास 500 जूल एनर्जी है। हाउ मच एनर्जी विल बी एट प्रोड्यूसर लेवल, तो प्रोड्यूसर लेवल पर कितना एनर्जी होगा, तो 10-10% आप बढ़ा दीजिए क्योंकि 10-10% ही ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर अगर 500 जूल है तो प्राइमरी कंज्यूमर जो फ्लाइज है उसके पास कितना है, तो 5000 जूल है। 500 का 10% 5000 जूल, ये इधर आ रहा है, इधर तो बढ़ते नहीं जाएगा, इधर घटते जाएगा। फिर 5000 का 10% एक जीरो और बढ़ा दिए तो 50000 जूल जो है वो प्रोड्यूसर के पास एनर्जी था। 50000 जूल ये प्राप्त किया तो 10% 5000 जूल हुआ और 5000 का 10% 500 जूल हुआ। तो एक एक जीरो इधर आप जाएंगे तो बढ़ाएंगे, इधर आएंगे तो एक एक जीरो आप घटाएंगे, क्योंकि 10-10% रिड्यूस होगा तो इधर 10-10% बढ़ेगा। तो 500 जूल का 5000 जूल, 5000 जूल का 50000 जूल इसके पास था। तो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, फ्रॉग के पास 500 जूल आया। 500 जूल फ्रॉग के पास है तो उसके पहले वाले के पास 5000 जूल है और उसके पहले वाले पर 50000 जूल है, उसके पहले वाला पे एक और जीरो बढ़ जाएगा तो 1 लाख जूल है। ऐसे 10% बढ़ेगा। सन से अगर आएगा तो 1% आएगा, जैसे यहाँ 200 किलो जूल का 2% हुआ, 1% वहां निकालेंगे। सोलर एनर्जी से प्लांट रिसीव करेगा ओनली 1%। तो ये 10% लॉ था, होप आपको समझ में आ गया होगा। 10% ही एनर्जी नेक्स्ट लेवल में ईच एंड एवरी लेवल में ट्रांसफर होगा, 90% यूज होगा और वातावरण में कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, हीट एनर्जी में लॉस होगा। तो ये 90% यहाँ आ जाएगा। 3000 किलो जूल का 300 जूल, 300 जूल का 30 जूल, ये 10% ट्रांसफर होगा। फूड वेब जो होता है, फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में बहुत सारा फूड चेन चलता है, उस फूड चेन का इंटरकनेक्टेड जो एक वेब बनता है, जो एक जाल बनता है, उसको हम लोग फूड वेब कहते हैं। फूड चेन और फूड वेब जो है उसके बीच में हम लोग डिफरेंस को देखते हैं कि फूड चेन जो है वो द लीनियर सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है और एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में कंज्यूम करने के बाद जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करता है। 10% एनर्जी जो है ईच एंड एवरी लेवल में ट्रांसफर होता है। प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर को 10% मिलता है, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर को 10% मिलता है। 10% एनर्जी का ही सिर्फ ट्रांसफर होता है वन लेवल से नेक्स्ट लेवल में। इसलिए फूड चेन जो है वो लीनियर सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। जबकि फूड वेब जो होता है ये भी एक चेन है, लेकिन दिस इज द नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड फूड चेन। बहुत सारा फूड चेन इसमें जुड़ा हुआ रहता है और इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड फूड चेन ये बनाता है फूड वेब में। उसके बाद है ऑर्गेनिज्म एट हाई ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म जो हाई लेवल ट्रॉपिक लेवल पर होते हैं, जैसे लाइन जो है वो ज़्यादातर डियर को ही खाता है, वो सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को खाता है। ऑर्गेनिज्म एट हाई ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन मल्टीपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारा चेन होता है। तो ईगल जो है वो स्नेक को भी खाता है, ईगल जो है फ्रॉग को भी ले लेगा, यानी कि ये मल्टीपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है। कंप्राइज ऑफ सिंगल चेन, इसमें एक सिंगल चेन होता है एंड इट इज कंप्राइज ऑफ मेरी फूड चेन, बहुत सारा फूड चेन मिला करके फूड वेब बनाता है। रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब होल चेन। अगर फूड चेन में एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को अगर आप रिमूव करते हैं तो वो बाकी सभी चेन को डिस्टर्ब कर देगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ग्रास है, ग्रासेस को अगर जो है आपका डियर खाया और डियर को जो है वो लायन खा गया, तो अगर मान लीजिए आप डियर को हटा देते हैं तो लायन को कुछ खाने के लिए बचेगा नहीं, तो ग्रास की संख्या तो बढ़ेगी क्योंकि डियर खाना बंद कर देगा और ग्रास को लायन खा नहीं सकता है तो लायन मर जाएगा। इसलिए अगर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं
तो वो पूरे चेन को डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन फूड चेन में ऐसा नहीं है, उसमें रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट कॉज मच डिस्टर्बेंस इन एन इकोसिस्टम। जैसे फ्लावर है, फ्लावर को फ्लाई खाया, फ्लाई को के बाद उसमें ग्रासहोपर भी है, तो अगर फ्लाइज को नहीं मिला फ्लावर से तो ग्रासहोपर भी ले लेगा। तो उसमें एक रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने पर उसका तो ऑप्शन है, तो डज नॉट कॉज मच डिस्टर्बेंस इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा ये डिस्टर्बेंस नहीं करता है। तो ये डिफरेंस था फूड चेन और फूड वेब में। हम लोग जो है अभी 2-3 टॉपिक है जो हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। अभी हम लोग इतना ही करेंगे और इन्वायरमेंट का, जिसमें बायोमैग्निफिकेशन जो है और आपका बायोमैग्निफिकेशन क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और बायोमैग्निफिकेशन में जो डीडीटी वगैरह जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो चेन के जरिए वापस आता है, उसको हम लोग बायोमैग्निफिकेशन को बताएंगे आपको डिटेल में। उसके बाद जो है आपका एक ट्रॉपिक लेवल में 4-5 ही लेवल क्यों होता है। तो ट्रॉपिक लेवल जो होता है एनर्जी लेवल का कुछ रूल्स है, जैसे वो यूनिडायरेक्शनल होगा, उसमें हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरह एनर्जी फ्लो करेगा। तो ये सारी जो उसमें कुछ 5-6 बातें उसको बताएंगे। ओजोन का डिप्लेशन है, ओजोन लेयर जो है हमारा क्यों ओजोन डिप्लेशन हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। इन 3-4 टॉपिकों को हम लोग अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।